जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए अंग्रेजी हुकूमत में किस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था को लगाया गया और उस भू राजस्व व्यवस्था से किस प्रकार से किसान प्रभावित हुए, इसी के बारे में जानकारी लाया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी हुकूमत से पहले भारत में राजा हुआ करते थे और राजा अपने तमाम क्षेत्रों को चलाने के लिए जहाँ से आमदनी वो प्राप्त करते थे, वह क्षेत्र भू राजस्व व्यवस्था ही था। जी हाँ, राजा अपने तमाम खर्च भू राजस्व व्यवस्था जो किसानों से वसूला जाता था, उसी से वो चलाया करते थे। आपको ये भी पता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में शासन चलाने लगी तो वो भी अपने खर्च को भू राजस्व व्यवस्था से ही निकालने का क्या किया, सोचा। तो अपने खर्च को चलाने और अपने बिजनेस को मुनाफा देने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने भी जो है भू राजस्व व्यवस्था की नीति को क्या किया, अपनाया। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत में राजा होते थे तो जिस राजा जिस क्षेत्र का होता था, उस क्षेत्र के तमाम ज़मीन का जो मालिक होता था वो राजा ही होता था। और आपको ये भी पता है कि अंग्रेज़ों ने राजाओं को हरा दिया और उनके तमाम संसाधन पर नियंत्रण कर लिया। तो अब राजा के बाद ज़मीन का जो मालिक बन गए वो कौन बन गए, तो अंग्रेज़ बन गए। और अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के उद्देश्य से भू राजस्व व्यवस्था की क्या की, शुरुआत की, जिससे काफ़ी भारतीय किसान क्या हुए, प्रभावित हुए। तो उसी भू राजस्व व्यवस्था को हम एवं प्रकार से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था। जी हाँ, प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीत लिए जाने के बाद जब उनके हाथ में दीवानी अधिकार आ गई, तब उन्होंने जो है भू राजस्व व्यवस्था पर अपना कानून बनाने का जो है प्रावधान शुरू किया। तो इसकी शुरुआत 1789 ईस्वी में ही हो गया था। यानी कि 1789 ईस्वी में एक अंग्रेज द्वारा, जिनका नाम सर जॉन शोर था, उनके द्वारा यह अंग्रेजी कंपनी को आश्वासन दिया गया कि हमें अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए भू राजस्व व्यवस्था नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो इन्हीं के अनुशंसा पर अंततः 1700 देखेंगे आप कि इन्हीं के अनुशंसा पर 1793 ईस्वी में, कब, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई। कब, 1793 ईस्वी में। नाम है कानून का स्थायी बंदोबस्ती। और ये किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। इसी व्यवस्था को और अन्य नाम से भी हम जानते हैं, जैसे जमींदारी प्रथा या स्तंभदारी प्रथा। तो तीनों को हम एक ही सेंस में समझ सकते हैं। तो कब लागू हुआ, 1793 ईस्वी में। इस व्यवस्था में यह निर्णय लिया गया कि जमीन का मालिक जो है एक जमींदार को बना दिया जाए। जमीन का मालिक किसे बना दिया जाए, जमींदार को बना दिया जाए। और जमींदार क्या करेंगे, अपने तमाम उनके अंदर में आने वाले भूमि का उपयोग वो किसानों से करवाएंगे और किसानों के उत्पादन से वो एक कर वसूलेंगे और वह कर वो एक निश्चित समय में जमा कर देंगे। कहाँ पे जाके, अंग्रेजी कार्यालय में जाके जमा कर देंगे। तो वही है, इस व्यवस्था में जमीन का मालिक किसको बनाया गया, जमींदार को बनाया गया। यानी कि स्थायी बंदोबस्ती में जमीन का मालिक किसे बनाया गया, जमींदार को बनाया गया। यह जो व्यवस्था स्थापित की गई, स्थायी बंदोबस्ती जमींदार के साथ 10 वर्ष के लिए स्थापित कर दी गई। मतलब ये हुआ कि जो कानून बन गया है वह 10 वर्ष तक जो है मान्य होंगे। इसके बीच में इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। और इसमें जमीन का मालिक कौन रहेगा, तो जमींदार रहेंगे। अब देखते हैं कि यह व्यवस्था भारत में कहाँ कहाँ लागू की गई। तो इस व्यवस्था को सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है स्थायी बंदोबस्ती को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के कुछ क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में जो है इस व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। एक नियम बनाया गया था अंग्रेजी हुकूमत, चूँकि उसको तो हर कीमत पर
समय से टैक्स चाहिए था, तो एक सूर्यास्त नियम 1794 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। इस नियम के अकॉर्डिंग उनके द्वारा जमींदारों को ये सुझाव दिया गया कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले आपको वसूला हुआ तमाम जो है टैक्स, राजस्व जो है अंग्रेजी कार्यालयों में क्या कर देना होगा, जमा कर देना होगा। तो इस व्यवस्था में जमींदार जो टैक्स वसूलता था और वो टैक्स जो जमा करता था अंग्रेजों के पास, उसका वो 91% पैसा होता था किसका, सरकार का। यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि यह व्यवस्था जो लागू हुई तो जमींदार को बता दिया गया कि आपको इतना जो है हमको जमा करना होगा, उसका इतना प्रतिशत पैसा हम लेंगे। इसमें किसानों के साथ कोई जो है संधि नहीं किया गया था कि कितना उनसे वसूलना है या नहीं वसूलना है। और 9% हिस्सा मिलता था, कुल जमा का 9% मिलता था किसको, जमींदार को, और 91% मिलता था किसको, अंग्रेज को। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग पर ये व्यवस्था क्या था, प्रचलित था। तो यह व्यवस्था से आपको क्या समझ में आया, तो इस व्यवस्था से किसान बर्बाद होने लगे। क्यों बर्बाद होने लगे, क्योंकि जमींदार क्या करता था, तो किसानों से मनमाना टैक्स वसूलता था। किसानों के फसल बाढ़ में बह गए हों या सूखा पड़ने से उनके फसल सूख गए हो, या किसी भी प्रकार से अगर किसानों का उत्पादन नहीं भी होता था तो भी जमींदार क्या करते थे, उनसे ये टैक्स क्या करते थे, ज़बरदस्ती वसूल लेते थे। इस व्यवस्था में जमींदार को ये भी कहा गया था कि अगर आप समय से आप जमा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ज़मीन को गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन समय से आपको जो है कर जमा कर देने ही पड़ेंगे। तो ये बातें हो गई किसकी, स्थायी बंदोबस्ती की। अब चलते हैं, अब दूसरा जो व्यवस्था है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह भी कहा गया कि स्थायी बंदोबस्ती तो ठीक ही है, लेकिन इसमें किसानों का क्या हो रहा है, ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्ती थी और अन्य क्षेत्र पर जब अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हुआ तो वहाँ पे उन्होंने स्थायी बंदोबस्ती को शुरू न करके वहाँ पे उन्होंने किस व्यवस्था को शुरू किया, यानी कि ये भी भू राजस्व व्यवस्था ही है, नाम है उस क्षेत्र में उस व्यवस्था का महालवाड़ी व्यवस्था। तो अब देखते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के क्या नियम हैं। तो इसमें अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि कुछ ऐसा व्यवस्था लगाया जाए जिसमें कि वहाँ से डायरेक्ट हम टैक्स वसूल सके और कोई इस तरह से किसान का शोषण न कर पाए। तो महालवाड़ी व्यवस्था, देखिए यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में शुरू हो गया था, यानी महालवाड़ी व्यवस्था जो है 1822 ईस्वी में शुरू हो गया था। और महाल का जो अर्थ होता है या तो जागीर होता है नहीं तो ग्राम होता है। महाल का क्या अर्थ होता है, या तो जागीर होता है नहीं तो ग्राम होता है। मतलब ये हुआ कि एक गांव को हम महाल कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इस व्यवस्था में जमीन का मालिक महाल को बनाया गया। मतलब कि अगर एक गांव है तो उस गांव वाले ही अपने अपने जमीन का क्या हो गए, मालिक हो गए। मतलब पूरे जमीन का एक गांव क्या हुआ, मालिक हुआ। और इस गांव का वसूली कौन करेगा, तो उसी गांव का एक बना दिया जाएगा ग्राम प्रधान, जिसके द्वारा उस गांव के तमाम टैक्स वसूल लिए जाएंगे और वह टैक्स एक निश्चित समय से जमा कर दिए जाएंगे, कहाँ, अंग्रेजों के खातों में। तो इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। आगे देखते हैं, यह व्यवस्था पंजाब, जी हाँ, पहले कहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई, तो पंजाब, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली में इस व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था 30 वर्ष तक के लिए किया गया और 30 वर्ष के बाद कंपनी चाहे तो इस व्यवस्था में क्या कर सकती थी, परिवर्तन कर सकती थी। कितने वर्ष के लिए लागू किया गया, तो 30 वर्ष के लिए लागू किया गया। अब यह कितने क्षेत्रों में बोया जाता था, यह कितने क्षेत्रों में प्रचलित व्यवस्था था, तो यह 30% भागों पर, यानी कुल भारत के क्षेत्रफल के 30% भागों पर जो है यह व्यवस्था क्या था, प्रचलित था। इसमें किसानों के कुल उत्पादन का 50% हिस्सा क्या कर लिया जाता था, उत्पादन कर लिया जाता था। अब ये बात सोचने की है कि किसान भी इस व्यवस्था से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने ज़मीन पर अच्छा से मेहनत नहीं कर पाते थे, अपने ज़मीन को उर्वर बना नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि हम कितना उपजाएंगे उसका आधा तो ले लेगा कौन,
अंग्रेज ले लेंगे। तो इसका भी किसान पर विशेष कोई विशेष असर नहीं पड़ा और किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं होता था। अब चलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में। कहाँ चलते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि आपको पता है कि धीरे धीरे अंग्रेज भारत के अन्य क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेता जा रहा था और जहाँ जहाँ नए क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेता गया वहाँ उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था एक ही टाइप का नहीं बल्कि वहाँ उन्होंने अपने भू राजस्व व्यवस्था को क्या कर दिया? बदल दिया। तो नए क्षेत्र में उन्होंने जो भू राजस्व व्यवस्था कानून बनाया है उसका नाम है रैयतवाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये कहा गया कि बाकी व्यवस्था जो बाकी जगह चल रहा है वहां से उस व्यवस्था से किसान ज्यादा खुश नहीं है, तो क्यों ना किसानों से डायरेक्ट संपर्क किया जाए। मतलब यह हुआ कि क्यों ना जो किसान जितना जमीन का उपयोग करते हैं वह जमीन किसकी रहे? उसी की रहे। मतलब यह हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक बना दिया गया किसे? किसान को। तो देखते हैं एवं प्रकार से 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को शुरू किया गया। सबसे पहले इस व्यवस्था को मद्रास के एक जिले में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। कब? 1792 ईस्वी में। और इसमें जमीन का जो मालिक बनाया गया था वो डायरेक्ट किसे बना दिया गया था? किसान को बना दिया गया था। किस व्यवस्था की बात चल रही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात चल रही है। आगे देखते हैं यह व्यवस्था कहाँ कहाँ प्रचलित हुआ भाई? तो ये मद्रास में हुआ, बम्बई में हुआ, पूर्वी बंगाल में हुआ, असम में हुआ तथा कुर्ग के कुछ क्षेत्र में यह व्यवस्था प्रचलित हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही व्यवस्था भारत में क्या है? चल रहा है। इसके जनक माने गए कौन? टॉमस मुनरो। यानी कि उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि स्थायी बंदोबस्ती में किसान परेशान है, महलवाड़ी व्यवस्था में किसान क्या है? परेशान है। तो यानी कि हमें इस यहाँ पे क्या व्यवस्था लगाना चाहिए? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाना चाहिए। आगे देखते हैं यह कुल क्षेत्र का 51% भाग पर है। यह कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर है? 51% भाग पर है। और इसमें जो किसान उत्पादन करेंगे उनके उत्पादन का 33% जो है कर वसूला जाएगा। कुल उत्पादन जो करेंगे उसका कितना? 33%। तो यहाँ भी वही बात हो गया, किसान मेहनत करेंगे तो उनको ये पता है कि हम कितना उपजाएंगे, तो 33% कौन ले लेगा? हमारा किसान ले लेगा। तो कह सकते हैं कि इस व्यवस्था से भी किसान का ज़्यादा भला नहीं हुआ। 33% वसूला जाता था। कर न चुकाने पर जमीन छीन ली जाती थी। यानी कि जो किसान समय से कर नहीं चुकाएंगे उनके जमीन को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। ये एक बड़ी मुसीबत थी। किसके लिए? किसानों के लिए। और यह व्यवस्था भी जो है 30 वर्ष तक के लिए लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी 30 वर्ष तक के लिए लागू किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था भी जो 30 वर्ष तक के लिए क्या किया गया? लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था जो है 10 वर्ष के लिए क्या किया गया? लागू किया गया। इस व्यवस्था में हमको यही समझ में आया कि अंग्रेजी हुकूमत अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था को क्या किया? लागू किया, जिससे कि अंग्रेजों को तो फायदा हो जाता था। जमींदारी प्रथा में जमींदार को तो फायदा हुआ, लेकिन तीनों व्यवस्था में किसान को कोई विशेष भला नहीं हुआ। इस व्यवस्था को स्थापित करने का एक उद्देश्य यह भी बताया गया कि अंग्रेजी हुकूमत जमींदार को अपना बना के रखना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि विभिन्न क्षेत्र पर कुछ जो जमींदार हैं उन्हीं का क्या है? वर्चस्व है। और उस जमींदार के वजह से ही उस क्षेत्र पर अपना अंग्रेजों का पकड़ बना हुआ रह सकता है। तो आप देखेंगे कि आगे के वर्षों में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह होगा तो बहुत सारे ज़मींदार जो हैं अंग्रेज़ों के क्या देंगे? साथ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह के कमी को बताएं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।